वेलकम फ्रेंड्स। हम जैसे आपको याद है कि हम अपना मेन टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का। अब जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में हमने देखा है कि दो पार्ट्स में हमने अपनी वीडियोस को क्लासिफाई किया है, एक फाइनेंशियल असेसमेंट और एक प्रॉपर्टी असेसमेंट के अंदर। प्रॉपर्टी असेसमेंट की ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशंस कर चुके हैं, मैंने इसकी सीरीज ऑफ वीडियो सारे रिलीज कर चुका हूँ। अब हम जो लॉन्गर पार्ट है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का, वो है फाइनेंशियल असेसमेंट का। तो फाइनेंशियल असेसमेंट्स का सीरीज मैंने शुरू करा हुआ है, तो इसके अंदर अभी तक मैंने 2 लेक्चर्स रिलीज करे हैं और ये थर्ड लेक्चर है। तो दोनों तरह की असेसमेंट हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले भी मैंने बताया है। और जो फाइनल एलिजिबिलिटी होती है लोन की, विच एवर इज लेस, दोनों असेसमेंट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे कम बनेगी एलिजिबिलिटी, वही हम फाइनल लोन अमाउंट बना के देंगे क्लाइंट को। तो क्विकली हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, उसको क्विकली मैं इस एक्चुअली ये लेक्चर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर लेक्चर थोड़ा लेंथी बन सकता था, तो इस वजह से मैंने थोड़े से नोट्स इसमें पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। और जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने डिस्कशंस करी हैं आपके साथ, उन दोनों को मैं जस्ट जरा ब्रीफ कर देता हूँ उन डिस्कशंस को, ताकि हमारा एक फ्लो बन जाए लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो बैलेंस शीट होती है हमारी, तो वो बैलेंस शीट और कुछ नहीं है, वो सिर्फ दो चीजें हमें बता रही है कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से हैं, यानी कि हमारे पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा कहाँ से आया, और कहाँ से आया पैसा और कहाँ पे डाला पैसा, कहाँ पे इन्वेस्ट किया। जो पैसा हमें आता है वो दो तरह से आता है। एक तो या तो लॉन्ग टर्म पैसा होता है, कोई लंबे टाइम के लिए पैसा लगा दिया किसी ने, यानी कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया। या हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्स होता है, किसी ने 2-4 महीने, 6 महीने या विद इन 12 मंथ्स पीरियड के लिए 12 महीने के बीच बीच में हमको पैसा उधार दे दिया कि भाई ये पैसा आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर लो। और जो ये दोनों तरह का पैसा हमारे पास आता है, इसको हम दो तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं बिजनेस में, यानी कि कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं बिजनेस की, जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, जैसे मशीन खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग बना ली। इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो कि हमारी रेगुलर डे टू डे नीड्स को मीट करने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि अपने शॉप में हमने स्टॉक खरीद लिया, अपने जो जिसको सेल्स किया है उनको उधार पे माल बेच दिया। तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स रहती है हमारे बिजनेस के अंदर। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बिजनेस की, उनको हम करंट एसेट्स बोल देते हैं। जो लॉन्ग अपना शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं, उनको करंट लायबिलिटीज बोल देते हैं। जो फंड्स हम जिसको हम बोल रहे हैं कि फंड इन्वेस्ट करे हैं जिस हेड को, उसको हम एसेट्स बोल देते हैं। जहां पे हम कह रहे हैं कि हमें पैसा कहां से आया, उस हेड को हम लायबिलिटीज बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज है हमारे को समझने के लिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन, जो जिसने अगर किसी पर्सन से 3 महीने के लिए पैसा उधार लिया हो, यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स लिए हो, उससे उसने कोई प्रॉपर्टी या बिल्डिंग खरीद ली हो लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड में उसने इन्वेस्ट कर दिया हो पैसा, तो जब ये बंदा 3 महीने बाद अपने पैसे वापस मांगने आएगा, तो हम उसको पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम जो बड़ी संपत्ति खरीद चुके हैं उसको 3 महीने के अंदर हम बेच नहीं सकते। तो हमारा लॉजिक क्या था कि हमने कहा था कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, उस शॉर्ट टर्म फंड से कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड से हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही करनी चाहिए। हाँ, उल्टा अगर हम सोचे तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं, जो हमने लंबे टाइम के लिए पैसा हम लिया है, उससे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। क्योंकि वो तो 2-3 साल बाद पैसा मांगने आएगा, तो तब तक तो हम इस एसेट को बेच के पैसा रियलाइज कर सकते हैं और इसको वापस कर सकते हैं। बट इसको अगर इसमें डाल दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज को मेजर करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि करंट रेशो का फॉर्मूला यूज किया जाता है इस चीज को मेजर करने के लिए। तो करंट रेशो का फॉर्मूला, टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अभी वीडियो को पॉज करके आप ये नोटिंग देख लीजिए कि ये करंट रेशो हमें क्या बताती है। करंट रेशो हमें बता रही है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट रेशो हमें बता रही है कि जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसका कितना पोर्शन हमने शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से लिया है। तो करंट रेशो हमें क्या बता रही है कि जो ये हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, जो ये पैसा लगाया हुआ है, उसका उसमें से कितना पैसा हमने यहां से लिया है। क्योंकि हमारा लॉजिक क्या कहता है? हमारा लॉजिक कहता है कि जो ये इसकी फंडिंग है, जो ये सोर्स है, ये सारा इसकी फंडिंग में यूज होना चाहिए। तो एक तो ये हमें ये बताती है। अगर तो ये रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस, अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि करंट एसेट्स आपके ज्यादा हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी कम है।
तो अगर ये ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब कि आपके पास एडुकेट पैसा है, एडुकेट इन्वेस्टमेंट है अपनी इनको पे करने के लिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा है ये कम है तो आपके पास पैसा है इनको पे करने के लिए टाइम पे देने, यानी कि आप ठीक ठाक पोजीशन पे बैठे हो। अगर ये रेशो लेस देन 1 है, अगर ये रेशो लेस देन 1 है तो दैट मीन्स कि आपकी जो ये वाली अमाउंट है, ये है मान लो 900 रुपए, ये है मान लो 1000 रुपए, तो डिनोमिनेटर में 1000 रुपए आ गए, तो ये मतलब आपकी जो देनदारी है शॉर्ट टर्म में वो तो 1000 रुपए की है, बट आपको पैसे जो मिलने वाले हैं वो 900 रुपए ही मिलने वाले हैं। तो यानी कि आप 100 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 रुपीज आप ट्रबल में हो, 100 रुपीज आपके फंस गए हैं। वो कहाँ फंस गए हैं? नेचुरली इसमें फंस गए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो ये चीज बताती है। तो अदरवाइज इसको ये भी बोल सकते हैं, हम इसको अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड्स हैं इनकी इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में करा था डिस्कस सारा पॉइंट। तो इसको अगर ज्यादा डिटेल में, अभी तो मैं जस्ट ब्रीफ आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये पॉइंट्स मैंने बोले हैं। अगर आपको जो ज्यादा डिटेल जाननी है तो लास्ट 2 लेक्चर्स को प्लीज दोबारा से एक बार देख लीजिए, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोबारा। तो अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल, कि हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जो शुरू में बताया कि हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल, पहले तो पता लगे कि ये वर्किंग कैपिटल है क्या। तो वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल, इट इज द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस। क्या है मतलब ये कैपिटल that is invested in the regular working of the business, capital that is invested in the regular working of the business। कि जो पैसा कैपिटल, जो मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस में, कैपिटल मतलब सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स जो हमने इन्वेस्ट करे हुए हैं अपना रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस में। ये सोर्स ऑफ फंड्स कौन से? लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स। अब लॉन्ग टर्म फंड्स तो आप जानते ही हो ना, मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म फंड्स जो इन्वेस्ट करे हुए हैं अपने वर्किंग कैपिटल में, तो ये कैसे पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म फंड्स कितने इन्वेस्ट करे हुए हैं? सिंपल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर आपके करंट एसेट्स 1000 रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटीज 900 रुपए की हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल है 100 रुपीज की। तो ये 100 रुपीज क्या सिग्निफाई करते हैं? इट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस, रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो ये 100 रुपीज इस चीज को सिग्निफाई कर रही है कि दैट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ये कैपिटल कौन सी है? लॉन्ग टर्म फंड्स वाली कैपिटल। इसको यहाँ पे भी आप इनपुट करके दे सकते हैं अपनी एग्जांपल में, कि अगर मान लो जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो 1000 रुपए के हैं, ये 900 रुपए के हैं, ये भी मान लो 1000 रुपए के हैं, ये भी 900 रुपए के हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हुई? 1000 माइनस 900 यानी कि 100 रुपीज। तो मैं इसको अदरवाइज वर्ड से समझिए कि मैंने 1000 रुपए यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें से 900 रुपए तो यहाँ से आ गए, तो बाकी 100 रुपए कहाँ से आए? लॉन्ग टर्म फंड से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। तो हम वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग है? कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस। रेगुलर वर्किंग ऑफ द बिजनेस माने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मींस करंट एसेट्स, कि वो कैपिटल, वो लॉन्ग टर्म फंड्स जो आपने करंट एसेट्स में लगाए, वो होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल तो समझ में आ गई कि वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या हुआ? लोन। वर्क फाइनेंस क्या होता है? लोन विच इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया।
वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या चीज है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है कि लोन जिसको हमने अपने रेगुलर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया, यानी कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए जो लोन लिया है हमने, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है जी। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अब मैं एक थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरे, जब मैं इन चीजों को स्टडी कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, तो मैं उस क्वेश्चन को आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई लोन क्या होता है? व्हाट इज लोन? हम लोन, आप और मैं लोन कब लेते हैं? कब लेते हैं लोन? व्हेन वी नीड द मनी। व्हेन वी नीड द मनी, व्हेन वी नीड द मनी, लोन इज टेकन। ठीक है, आप इस पॉइंट से एग्रीड हो? राइट। अब आप इस पॉइंट से एग्रीड हो, तो आप इस पॉइंट से भी तो एग्रीड होगे ना, जो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं, कि मान लीजिए जो वर्किंग कैपिटल का लोन है वो आपके डे टू डे बिजनेस को कैरी करने के लिए दिया जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो आपके 900 रुपए के हैं, जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं वो 1000 रुपए की हैं। ठीक है जी। तो आप कहोगे कि सर करंट रेशो लेस देन 1 है, करंट रेशो लेस देन 1 है, दैट मीन्स क्लाइंट ने गड़बड़ करी हुई है, वो कल को अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाए। तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है इस चीज का, कि मैंने इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे देने हैं, इतने मेरे पास आने हैं, इतने मेरे पास आने हैं, इतने देने हैं मैंने, 900 रुपए आने हैं, 1000 रुपए देने हैं, तो मुझे जरूरत है, नीड है 100 रुपए की, राइट? 100 रुपए की जरूरत है ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? लोन कब लिया जाता है? व्हेन वी नीड द मनी। तो यहां पे भी तो नीड आई गई ना, तो यहां पे अगर नीड है तो मुझे लोन लेना चाहिए आइडली। आई शुड टेक द लोन, आई शुड टेक द वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, राइट? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये कह रहे हैं कि 900 रुपए लेने हैं, 1000 रुपए देने हैं, तो 100 रुपया मेरे पास शॉर्ट पड़ रहा है, तो 100 रुपए की कमी है, तो 100 रुपए के लिए लोन ले लो भाई। यही चीज आपके दिमाग में आ रही है ना। पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है। हम कहते हैं कि अगर करंट एसेट्स आपके कम है, करंट लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा है, यानी देनदारी ज्यादा है, तो दैट मीन्स आपने अपने बिजनेस को मिसमैनेज किया हुआ है, आप फंसे हुए हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल की एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंगली नहीं बनती है। तो भाई ऐसा क्यों कहा जाता है, कि इस चीज में इशू क्या है? हमने ये समझना है कि व्हाट इज द इशू हेयर, कि जो ये कंसेप्ट मैंने लिखा है इसमें इशू क्या है। ये बड़ा कॉमन लेमैन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कि आपके दिमाग में वैसे तो आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, अब नहीं तो, अब मैंने बता दिया तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग हेयर? व्हाट इज रॉन्ग हेयर? रॉन्ग इसमें कुछ नहीं है। रॉन्ग इसमें यह है कि आपके अंदर अभी कॉन्सेप्ट्स की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। आपने जब से कॉमर्स को स्टडी किया, आपने सिर्फ चीजों को क्रैमिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, रेदर देन उनको समझने की बजाय कि ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बनती कैसे हैं। अब हमने ये समझना है कि ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बनती कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा तरीका आपके लिए बनाया हुआ है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल, ये आपका ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये तो आपने अपनी कॉमर्स में पढ़ा ही होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा, इस तरह से दिखता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक, यानी कि पूरे 12 महीने में, 12 मंथ्स में जो आपने काम किया है, वर्किंग की है, ये उसका लेखा जोखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब इसको ध्यान से देखिएगा।
कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे। किस तरह से, अब ध्यान से देखिए भाई, मैं कह रहा हूं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि 1/4/2020 को मेरे पास इतना माल, 2,000 रुपए का माल मेरे पास पड़ा था, 50,000 का और खरीद लिया, 5,000 का उसको माल को खरीदने में मेरा खर्चा हो गया, प्लस 23,000 का खर्चा मेरे को जो नया प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 23,000 रुपए मेरे उसमें लग गए। ठीक है जी। अब ये पैसा लगने के बाद मेरे पास 5,000 रुपए का माल बचा हुआ है। अब बचा हुआ है, ये कब बचा हुआ है, 31 मार्च 2021 को, और लाख रुपए की मैंने सेल कर दी है, ये मैंने बेच दिया है, ये मैंने बेच दिया है, सेल कर दिया है माल, और 25,000 रुपए की ग्रॉस कमाई मुझे हो गई है। 25,000 रुपए की ग्रॉस कमाई मुझे हो गई है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया है, नीचे वापस लिख दिया। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कंबाइंड एक स्टेटमेंट है जो सारी, इसमें 25,000 यहाँ पे भी आ गए, 25,000 यहाँ पे भी आ गए, अगर मैं इनको कैंसल आउट भी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैं इनको यहाँ से ना इरेज कर रहा हूं एक बार, सिंप्लिसिटी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये दोनों कैंसल आउट हो रही हैं ट्रांजेक्शन्स, और इस टोटल को भी मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, इस टोटल को भी इरेज कर रहा हूँ। तो आपकी टेक्निकली पिक्चर तो यही है जो भी अभी सामने आपके रखी हुई है, कि भाई इतने के मेरे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हो गए, 2,000 रुपए की मैंने इंप्लॉइज को सैलरी दे दी, 500 रुपये मेरे एडवर्टीजमेंट में खर्च हो गए, 500 रुपये मेरे इंटरेस्ट में, बैंक को इंटरेस्ट देने में लग गए, 5,000 रुपये मेरे अदर ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन लगा लो, कुछ लगा लो, अदर तरह के एक्सपेंसेस हो गए, और एंड में मैंने ये कमाया, ये कमाई करी 10,000 रुपए की। ये मेरी नेट अर्निंग रही, सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट अर्निंग रही 10,000 रुपए की। अब ये जो सारा टोटल है, ये सारा टोटल अगर आप देखेंगे, ये आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे। तो ये जो सारी चीजों का टोटल है, ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी चीजों का टोटल है 1,05,000 रुपये। अब इनका भी टोटल 1,05,000 रुपये है, इनका भी टोटल 1,05,000 रुपये है। अब 1,05,000 में 10,000 क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 10,000 प्रॉफिट, रुपीज 10,000 प्रॉफिट, राइट। 1,05,000 में अगर ये इंक्लूडेड है, तो ये 10,000 का प्रॉफिट कमाया कहां से है मैंने, ये सेल्स करके ही तो कमाया है। तो ये मतलब 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है लाख रुपए में, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स, इंक्लूडेड इन सेल्स। तो जो सेल्स है आपकी विदाउट प्रॉफिट कितने की बची, 90,000 रुपए की, समझ रहे हो ना आप। 90 प्लस 5, 90 प्लस 5 ये हो गया 95,000 रुपए। और जो आपके ये खर्चे हैं, जो आपके ये वाले खर्चे हैं बिना प्रॉफिट्स के, ये भी तो 95,000 रुपए के हैं, ये सारे ग्रीन वाले जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये भी तो 95,000 रुपए के हैं। दैट मीन्स, अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दैट इज नथिंग बट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट इज, जो 1,05,000 रुपए का सारा ये खर्चों का लेखा जोखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल्स एंड स्टॉक। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, और इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट रियलाइज्ड येट। जो खर्चे मैंने कर दिए बट उनको मैं अभी बेच के कुछ उनकी रियलाइजेशन कर नहीं पाया, दैट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सारे खर्चे बिजनेस के, सारे खर्चे बिजनेस के इंक्लूडिंग प्रॉफिट, जो मैंने बाहर वालों के ऊपर डाल दिए, यानी कि आगे अपने कस्टमर के ऊपर डाल दिए, कस्टमर से रिकवरी के लिए कस्टमर के ऊपर डाल दिए, ये बोले वही खर्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुल मिला के जो ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
ये दो ही तो पार्ट है इसके भाई, एक तो सेल है पार्ट, एक इसका क्लोजिंग स्टॉक है पार्ट। ये ही सारे एलिमेंट जो 1 लाख, जो ये 1,05,000 रुपए हैं, वो इन्हीं दो से तो निकले हैं, लाख रुपए और 5,000 रुपए। यानी कि ये खर्चे सारे आपके इसी में तो इंक्लूडेड है, लाख रुपए में और 5,000 रुपए में। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? ये बात आप क्लियर कर चुके हो ना कि ये सारे प्रॉफिट इन दोनों में ही इंक्लूडेड है, ये सारे खर्चे। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपके वो खर्चे बता रहा है जिनको आप अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप इसको ये मत समझो कि ये स्टॉक है स्टॉक, आप ये समझो ये वो खर्चे हैं बिजनेस के जो अभी तक आप रियलाइज नहीं कर पाए। और ये खर्चे कहाँ पे शो हो रहे हैं, गैस कीजिए। ये खर्चे आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स के अंदर। 5,000 रुपए का स्टॉक, 5,000 रुपए का स्टॉक जो आपका खर्चा हो चुका है, बट उसका आपको पैसा नहीं मिला। सेकंड, सेल्स, लाख रुपए की सेल्स आपने कर दी, लाख रुपए का माल आपने बेच दिया, यानी कि जो खर्चे हैं लाख रुपए तक के इंक्लूडिंग प्रॉफिट, वो आपने आगे किसी किसी के ऊपर डाल दिए रियलाइजेशन के लिए। अगर उसमें से डेटर्स क्या है, अगर डेटर्स मान लो 20,000 रुपए के बचे हैं, 20,000 रुपए के डेटर्स बचे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, 20,000 के डेटर कहां से निकले हैं, सेल्स में से तो निकले हैं। डेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज डेटर्स, पहले मेरे को ये बताइए डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स होते हैं सेल्स दैट इज for the sales for which payment is not received, payment is not received। जब मैं इसको लिख रहा हूं कि ये सेल्स है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये खर्चे ही हैं, ये खर्चे, यानी कि ये एक्सपेंसेस ही हैं जो हमने बिजनेस में करे हैं, प्लस कुछ प्रॉफिट है इसके अंदर। ये खर्चे ही हैं जो हमने बिजनेस के अंदर करे हैं। ये डेटर्स को आप उस तरह से मत समझिए, इसको टेक्निकली समझिए। डेटर्स क्या है कि सिर्फ खर्चे ही हैं जो बिजनेस में मैंने करे हुए हैं, जिनकी मेरे को पेमेंट नहीं आई है। इन सारे खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने स्टॉक को लिख लिया कि ये भाई वो खर्चा है जिसकी अभी मैंने पेमेंट करी हुई है, बट मेरे को इसके कोई बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ। ये 20,000 रुपए का वो खर्चा है जिसको मैंने खर्चा तो कर दिया, बट इसके अगेंस्ट मेरे को अभी पेमेंट नहीं आई है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये वो खर्चे हैं, खर्चे जो मैंने एडवांस में दे दिए, एडवांस में पे कर दिए, पे कर दिए। यानी कि खर्चा तो मेरा हो ही गया ना, यहाँ पे पैसा तो मेरा निकल ही चुका ना यहाँ पे। एडवांसेस टू सप्लायर्स, ये क्या चीज है, एडवांसेस टू सप्लायर मींस वो आने वाले खर्चे, आने वाले खर्चे, आने वाली परचेजेस, परचेजेस जिनके मैंने पैसे दे दिए हैं, पैसे पेड है जिनके, एडवांस में दे दिए हैं। तो आपका पैसा तो लग गया ना, यहाँ पे पैसा तो लग गया ना। तो ये स्टॉक भी क्या है कि आपका पैसा लगा हुआ है, जो आपने खर्चा किया था उसका पैसा ये यहाँ पे इन्वेस्टेड है। डेटर्स क्या है, जो आपको खर्चा कर दिया जिसकी पेमेंट अभी नहीं आई, यानी कि आप वेट कर रहे हो कि ये 20,000 रुपए मेरे कब मेरे को मिलेंगे ताकि मेरा खर्चा पूरा हो। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या है, खर्चे। ये वो खर्चे ही हैं जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको उनके नाम बदल दिए गए हैं, नेम चेंज्ड, उनके नाम चेंज्ड है यहाँ पे। यानी कि ये आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं जिनकी आपको रिकवरी पेंडिंग है, अभी रिकवरी पेंडिंग है, या आपने इनकी एडवांस पेमेंट्स कर रखी हैं। देखिए इसमें और भी इनडेप्थ हो सकती है, बट आपको समझने के लिए इतना है। और भी कई तरह की करंट एसेट्स होती हैं जिनको मैं अभी बीच में रखना नहीं चाहता, बट 99% 90% आपका काम इन्हीं में से समझ में आ जाएगा आपको। आप ये चीज समझ गए हो कि ये करंट एसेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कि जो खर्चे आपके हो गए हैं, ठीक है, जो खर्चे आपके हो गए हैं पर उनके अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट नहीं हुई। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। अब जो ये खर्चे हैं, जैसे ये परचेज है, अब ये जो खर्चे हैं, अब आप इनको दूसरे तरीके से भी देखिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या चीज होती हैं, वो परचेजेस, वो परचेजेस जिनकी मैंने पेमेंट ही नहीं करी, जिनकी पेमेंट नहीं करी। आप एक चीज समझो कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ये दो आइटम लिख रहा हूं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं इन खर्चों को, कि इन खर्चों में से कितने खर्चे मेरे को अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं, तो मैं उनमें से वो भी तो माइनस करूंगा ना, वो खर्चे जिनकी मैंने पेमेंट ही नहीं करी अभी तक। अब 50,000 का माल खरीदा, अगर मैंने उसमें से 10,000 की पेमेंट नहीं करी, तो मैं भाई इसमें से माइनस करूंगा ना। इस तरफ तो मैं बोल रहा हूँ टोटल, इसमें तो मेरा परचेज भी तो अब 5,000 और 20,000 रुपए जो अमाउंट है जो यहां से निकली है, इसमें ये सारे खर्चे इंक्लूडेड है।
तो इसमें परचेज भी तो इंक्लूडेड है ना, तो इसमें मैं उस पोर्शन ऑफ परचेज को तो माइनस करूंगा ना जिसकी मैंने पेमेंट नहीं करी, जिसको मैं कह रहा हूं कि अभी जिसको मेरे को उधार मिल गया मैं वही खर्चा माइनस कर देता हूं। अब सैलरी पेबल है, मैंने यहाँ पे तो लिख दिया टोटल सैलरी 2000 रुपये, मैं कह रहा हूँ 2000 रुपये की सैलरी का खर्चा हो गया जी मेरा, और ये खर्चा मेरा इन दोनों में ऐड हो गया, और इन दोनों का पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर मैंने उसमें से मान लो 100 रुपये की सैलरी भी दी ही नहीं किसी को, तो फिर इसको माइनस तो करना ही पड़ेगा ना भाई, इसको भी तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। अदर एक्सपेंसेस पेबल कोई भी और हो सकते हैं एक्सपेंसेस पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कोई भी हो सकती हैं। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, अगर मैंने किसी से एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली तो मेरे को ये पेमेंट एडवांस में आ गई ना, मेरे को बेनिफिट हो गया ना, एडवांस पेमेंट मेरे को आ गई है, ठीक है जी, तो ये मेरे को फंडिंग मिल गई ना। तो आप इस चीज को आप इस चीज को समझिए, जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था उसके साथ इंटरलिंक कीजिए इस चीज को। कैसे इंटरलिंक करेंगे आप इस चीज को समझिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जो करंट एसेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिकवर्ड, यानी कि यहाँ पे आपके पैसे लगे हुए हैं, पैसे लग चुके हैं, पैसे लग चुके हैं, ठीक है जी। करंट लाइबिलिटीज क्या चीज है, मींस आपके लिए सहारा, आपको बेनिफिट, लोगों का सपोर्ट। भाई आपका एम्प्लॉई है, 2000 रुपये सैलरी है, वो कह रहा है कि सर चलो आप तो पहले ही फंसे हुए हो, आप 500 रुपये मेरे को बाद में दे देना, तो उसने आपको सपोर्ट ही कर दिया ना। आपका जो सप्लायर है वो कह रहा है कि चलो भाई 1000 रुपये की पेमेंट मुझे बाद में कर देना, आपको सहारा ही दिया हुआ है ना। तो अगर आपके करंट एसेट्स आपके 1000 रुपये हैं और आप लोगों ने आपको सहारा 1100 रुपये का दे दिया, 1100 रुपये का सहारा लोगों ने आपको दे दिया, तो भाई आपने पैसा क्या करना है, आप तो पहले ही उन लोगों से ज्यादा पैसा पकड़ के बैठे हुए हो। समझ में आ रही है मेरी बात, आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने 1000 रुपये के करंट एसेट्स यानी कि आपके पैसे जो लगे हुए हैं वो तो 1000 रुपये लगे हुए हैं, बट उन पैसों को लोगों ने 1100 रुपये देके आपको सपोर्ट भी कर दिया, आपने तो भाई उल्टा उनसे 100 रुपये ज्यादा ले लिए, 100 रुपये ज्यादा ले लिए, एक्सेस ले लिए, ज्यादा मीन्स एक्सेस ले लिए ना अपने पैसे उनसे, तो आपको भाई पैसा क्या करना है। तो अगर आपके यहाँ पे 1500 रुपये लगे हुए पर लोग आपको सिर्फ 1100 रुपये के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई 400 रुपये का आपको सहारा और चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए 400 रुपये के लिए और। तो इस वजह से दोस्तों, इस वजह से हम कहते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका कि करंट एसेट्स अगर 900 रुपये हैं, करंट लायबिलिटीज 1000 रुपये हैं, तो अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में देखेंगे तो आप तो बोलेंगे कि मैंने तो 100 रुपये देने हैं जी, मेरे को तो पैसा चाहिए, लोन चाहिए। आप इसको इस वजह से इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में पिक्चर क्या होती है भाई, करंट एसेट्स होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, आपको इस चीज के बारे में रियलाइजेशन नहीं थी। तो आई होप कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बनती क्या है, और क्यों हम ये कहते हैं कि जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होंगी तभी आपको फंडिंग की जरूरत है। तो बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे, आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ में जो फाइनेंशियल असेसमेंट्स की और वीडियोस मैंने बनाई हैं, पहले 2 वीडियोस जो इससे पहले रिलीज करी हुई हैं, और जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 है वर्किंग कैपिटल नीड का, उनको जरूर में अपने टच में रखिए, उनको भूल मत जाइएगा, तभी आपका फ्लो बना रहेगा। और ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरा जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बेस क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए फॉर MPBF नॉर्म्स। जब तक मैं ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करूंगा तब तक आपको MPBF नॉर्म्स समझ में नहीं आएंगे, आप सिर्फ उनको क्रैमिंग कर पाएंगे, समझ में नहीं कभी नहीं आएंगे। अगर आपने इन चीजों को ध्यान से समझ लिया, सीख लिया, तो वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी MPBF नॉर्म्स में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।